व्हाट नेक्स्ट? यही लोग आ जाएंगे, सबके केस खत्म, पाकिस्तान को लूटना शुरू कर दिया। सो गो फॉर द नेशनल गवर्नमेंट। हमें ये नजर आ गया कि वजीर आजम साहब हॉस्टेज हैं इस सिस्टम के। लाहौर में मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश जरूर थी वो जहांगीर तरीन के पास जाए, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप उनसे मुलाकात नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूँ लीना लियास और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब, इसके साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे सिद्दीक साजिद साहब जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और नून लीग की बीट को कवर करते हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला जो हैं आज पाकिस्तान में मौजूद थे और उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से भी और आर्मी चीफ़ से भी। इसके साथ साथ 2 से 3 और भी अहम मुलाकातें हुई हैं। सदर अलवी साहब के साथ मुलाकात हुई है आर्मी चीफ़ की पहले, फिर उसके बाद आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब के साथ। कुछ इस पर रोशनी डालेंगे कि आखिर इन मुलाकातों के पीछे सिर्फ एक डिस्कशंस हैं या कुछ अहम इश्यूज़ भी काबिल ज़िक्र आए हैं या काबिल गौर आए हैं, क्योंकि कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन की जा रही हैं कि शायद ज़राए से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आने वाले दिनों में एक लंबे अरसे के लिए हो सकता है कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए। इसके साथ साथ मुनीस इलाही साहब ने भी बड़े सीधे तरीके से आज ये बोला है कि पीटीआई को तगड़े हो जाना चाहिए। व्हाट डज़ इट मीन? आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी जो वज़ीर दाखिला आए हैं ईरानी, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और रीजनल डेवलपमेंट के हवाले से बातें भी हुई हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप कैसे देख रहे हैं मुलाकातों को और पिछले दिन में जो चीज़ें थी अभी भी चल रही हैं, हाउ डू यू सी इट और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? रिमशा, देखें, पाकिस्तान को ईरान से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है जी। हमने हमेशा उनसे ब्रदरली रिलेशन रखे हैं और कभी हमने ऐसी बात नहीं की है कि जिसमें कोई भी कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बिकॉज दे आर नॉट ओनली ब्रदरली कंट्री बट हमारे नेबर्स हैं। नेबर्स वो जिनकी परमानेंट बाउंड्रीज हमारे साथ हैं। हमें कभी एतराज़ नहीं हुआ कि उनके इंडिया से क्या ताल्लुकात हैं, बिकॉज वी हैव वांट टू मेंटेन आवर ओन रिलेशनशिप नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। पंजगूर का जो इंसिडेंट हुआ है दैट वाज वेरी सीरियस और आई एम श्योर कि वो जाहिर है कि अगर आए होंगे तो वो ईरान के रास्ते ही आ सकते हैं। अफगानिस्तान, ईरान और ये उससे पहले गुलशन यादेव भी आया, उससे पहले और चीज़ें भी होती रही हैं, कुछ उनकी स्टेटमेंट भी आती रही हैं जो कि एक अच्छे हमसाया ब्रदरली मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हमने वहाँ पर तकरीबन 65 to 70%, 71% वहाँ पर हमने पूरी फेंसिंग भी कर ली है, जेट 31% रहती है जिसको टाइम लगेगा। इसलिए जाहिर है कि यहाँ आके पाकिस्तान ने उनको बताया होगा कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी अपने ब्रदरली मुल्क से और कैसे दोनों मुल्कों को कोऑर्डिनेट करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये वहाँ पर जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि कम से कम हम एक डायरेक्शन हमारी सेफ और फिर हम अफगानिस्तान की तरफ से जो भी इंडिया के कॉन्टैक्ट्स हैं जो रॉ चाहती है हम उसको काउंटर कर सकें। वहाँ पर हमारी तकरीबन 91% फेंसिंग हो चुकी है, बहुत कम एरिया रह गया है, तो उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। आई एम श्योर इसके बाद पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बहुत खुल के बात की होगी और बताया होगा कि व्हाट ऑल वी कैन डू म्यूचुअली ये अंडरस्टैंडिंग से और हम क्या अपने ईरान भाइयों से या ब्रदरली कंट्री से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए वो आए भी हैं क्योंकि ये जो खास पंजूर का इंसिडेंट हुआ है, जो लेटेस्ट वेपन उनके पास थे, नाइट पेन डिवाइसेस, वो थी जो सिर्फ अमेरिकन आर्मी के पास है। दे वर सो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, उनको रात को ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज दे वर जस्ट यूजिंग एज अ डे लाइट। तो ये बड़ी सीरियस सिचुएशन थी जिसके लिए आई एम श्योर के पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी की होगी कि जी आप आएँ, आके हमारे से मुज़ाकरात करें, दोनों मिल बैठ के कोई एक लाए अमल बनाया जाए, स्ट्रेटजी, जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं कि इसको हमने कैसे आइंदा के लिए रोकना है। तो आई एम श्योर इट शुड बी वेरी फ्रूटफुल विजिट। और साथ ही साथ फिर आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने ईरान के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया कि वो यहाँ पर आएँ। तो ये एक जब प्रेसिडेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट होते हैं उससे बहुत से मसाइल हल हो जाती है। तो आई एम श्योर एंड वी आर वेरी होपफुल कि इससे हालात बेहतर हो। जी समी साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब को सुना, बॉर्डर फेंसिंग के हवाले से उन्होंने कहा, आपको लगता है कि बॉर्डर फेंसिंग के बाद काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल हो जाएंगी? क्योंकि स्लीपर सेल्स के हवाले से तो काफ़ी दफ़ा हम देख चुके हैं, खबरें आ चुकी हैं और बहुत दफ़ा ये भी खबरें आई हैं कि जो स्लीपर सेल्स हैं वो ईरान से ऑपरेट होते हैं। तो बॉर्डर फेंसिंग करना आपको लगता है काफ़ी होगा या और भी आप देखते हैं चीज़ें होनी चाहिए?
ये ना आपके सवाल का मैं देता हूँ जवाब, लेकिन मैं पहले ब्रिगेडियर साहब से अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये जानना चाह रहा था, बिल्कुल आप ही क्या जो सवाल है उसी की वो कंटिन्यूशन है कि ईरानी हुकूमत जो है डेफिनेटली जो अब अगर किसी की पुष्टपनाही कर रही है तो इन मुलाकातों से बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर नॉन स्टेट एक्टर्स वहां पर भी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह हमने देखा पाकिस्तान में बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स थे लेकिन मलबा पाकिस्तानियों पर ही गिरता था। ईरान के अंदर जो सिचुएशन है, ब्रिगेडियर साहब आप क्या समझते हैं कि अगर ईरानियन जो हैं वो हमें अपनी हमायत का यकीन दिलाते हैं तो उनकी इतनी कैपेसिटी और इस तरह का मामला है कि वहाँ के जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनसे वो निपट सकें, या अगर इसमें कहीं कोई रिलीजियस फोर्सेस इसके पीछे हैं तो वो तो बहुत पावरफुल है ईरान में, हुकूमत के लिए ये वो हुकूमत इस पोजीशन में है कि उनको रोक सकेगी? समी साहब एक याद रखें कि ईरान भी उतना इंटरेस्टेड नहीं है कि हमारा सीपैक कामयाब हो, गवादर पोर्ट ऑपरेशनाइज हो जाए, इट विल हैव डायरेक्ट बेरिंग ऑन चाबहार के ऊपर, और इंडिया ज़ाहिर है उनको पुश कर रहा है। और अभी ईरान के एक और वजीर भी बात कर रहे थे जी कि एयर चाहे कि दुनिया को आना चाहिए, चाबहार में भी आना चाहिए, बड़ा अच्छा पोर्ट है, ये बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ईरान इज़ कॉम्पिटिटिव, ईरान का भी इंटरेस्ट नहीं है। ईरान इसलिए चाइना इंडिया वहाँ पर जाके ऑपरेट करते हैं, उनके वहाँ नॉन स्टेट एक्टर्स को वो रोकते नहीं हैं। अगर ईरान चाहे तो दे हैव द कैपेसिटी। नंबर 2, पाकिस्तान के बहुत रिलेशन हैं, अगर दोनों मुल्क बॉर्डर की प्रॉपर तरीके से जो एक 30% रहेगी उसकी मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग करें, डे नाइट पेट्रोलिंग करें, आपस में अंडरस्टैंडिंग करें, तो काफ़ी हद तक ये काम नाकाम हो सकता है। लेकिन क्योंकि ईरान भी नहीं चाहता कि हमारा सीपैक जो है और गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो, क्योंकि इससे उनके बिजनेस को भी फ़र्क पड़ेगा, और जो इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंडिया का वहाँ होल्ड भी बना हुआ है, वो होगा। ये सारी सैंक्शन जितनी लगी हैं, सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया वो इंडिया ने उनके ऑयल का उठाया। इतना सस्ता उन्होंने ऑयल दिया और अमेरिका ने कोई इतराज़ नहीं किया। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो तमाम रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। तो आई थिंक ये हालात हैं, और ये जो वज़ारत दाखिला के आए थे मिनिस्टर, आई थिंक इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आई एम श्योर कि हमारी फॉरेन ऑफिस ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत डिटेल में उनसे डिस्कशन किए होंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ बताए होंगे, और वी होप कि इट शुड बी वेरी फ्रूटफुल डिबेट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और अगर सवाल है, आज वज़ीर आज़म साहब से भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई और सदर हलवी से भी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। इससे पहले जो खबरें आ रही थी, एक स्पेकुलेशन थी कि शायद पाकिस्तान फौज में आर्मी चीफ या कोई और बड़े जो हमारे कमांडर हैं वो अमेरिका का दौरा करेंगे, क्योंकि इमरान खान दौरा कर रहे हैं, रशिया का दौरा कर रहे हैं, तो उनको इत्मीनान में लेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुकात के हवाले से कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि अमेरिकन को नाराज़ करना भी हमारे जो लोग हैं समझते हैं वो मुनासिब नहीं है। कुछ इन क्या सराइयों पर आप वाकई कोई ऐसी तजवीज़ थी कि कोई आर्मी चीफ ने अमेरिका जाना था, अब ये खबरें आ रही हैं कि वो दौरा पोस्टपोन हो गया है, या आज जो सदर से और वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की, कुछ आप यानी आप अंदाज़ा, आप ज़ाहिर है आप मीटिंग में तो नहीं थे, लेकिन अगर कुछ आपको अंदाज़ा हो कि किन मौज़ूआत पर बात होगी, और ये जो स्पेकुलेशन है क्यों है, ये अपोजिशन की तरफ से है, व्हाई दैट स्पेकुलेशन इज ऑन द सरफेस? समी साहब देखें, बात यह है कि आई थिंक रशिया के विजिट के ऊपर पाकिस्तान की ज़ाहिर है कि मुसल्लह अफ़वाज, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, फॉरेन ऑफिस शुड बी ऑन वन पेज। बहुत हमें ये कोशिश करनी चाहिए, और बहुत अच्छी विजिट है, 22 साल के बाद ये विजिट हो रही है। पाकिस्तान को हमेशा अपने तमाम ऑप्शंस खोल के रखने चाहिए। अगर आप ये देखें कि इस वक्त हमारे रीजन के अंदर सबसे अहम ममालिक दो हैं, चाइना और रशिया। दोनों न्यूक्लियर मिल्क हैं, दोनों वीटो पावर रखते हैं। उसके बाद फिर हम बाकी ममालिक को देख लें तो यहाँ पर एक किस्म का इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है, क्वाड ग्रुप की वजह से भी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका हैं, और उसके बाद जो अमेरिका इसको प्रॉक्सी इंडिया को यूज़ कर रहा है चाइना को सर्कल कंटेन करने के लिए, और फिर पाकिस्तान को भी इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उस कॉन्टेस्ट में देखें तो सेंट्रल एशिया, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, रशिया, फिर आप भूटान ले लें, नेपाल ले लें, या श्रीलंका लें, तमाम दे एक इकट्ठे बने हुए हैं। इट्स अ रीअलाइनमेंट, बट पाकिस्तान बिलीव कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्ट ऑफ एनी
ब्लॉक, बट हमने हर एक से बेहतर करने हैं। अगर चाइना और अमेरिका को कोई डिस्प्यूट है, पाकिस्तान इज देयर टू मीडिएट। लाइकवाइज अगर अमेरिका को रशिया का कोई प्रॉब्लम है यूक्रेन के ऊपर, तो पाकिस्तान देयर टू मॉडरेट। बट वी डोंट वांट टू बी लेबल्ड कि हमने इस ब्लॉक में चले गए, उसमें चले गए। डिप्लोमेसी में ये होता है कि यू रिमेन एंगेज्ड विद एवरीवन, और आप अपने जो नेशनल एम ऑब्जेक्टिव वो परसू करते रहते हैं। और अभी आपने देखा कि चाइना के विजिट के बाद अमेरिका के एटीट्यूड में काफ़ी फ़र्क आया। उनके स्पोक्सपर्सन ने खुद कहा कि हमारे पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। फर्स्ट टाइम उन्होंने ये बात की है। लेकिन वी डोंट बिलीव, बिकॉज अमेरिकन ने आपको हमें बहुत दफ़ा डिश किया है। द आंसर इज हैव बेस्ट ऑफ रिलेशनशिप विद इन योर ओन रीजन एंड रिमेन एंगेज विद यूरोप, अमेरिका, जो ममालिक हैं, बिकॉज उनसे भी हमारे ताल्लुकात हैं, दरीना ताल्लुकात हैं। उसके बाद जो विजिट हुआ है, आई थिंक दैट देयर कैन बी टू पर्पजेज। वन, प्राइम मिनिस्टर ने जाना है, जाहिर है कि उसके बारे में बात हुई होगी। प्लस जो स्पेकुलेशन चल रही हैं कि कहीं जो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई है, अभी ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई एम श्योर द मीटिंग कन्वे सर्टन मैसेजेस, इट्स नॉट स्पोकन आउट, बट व्हेन यू मीट विद प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सर्टन मैसेज इज कन्वेड। आई थिंक मे बी दैट्स द पर्पस कि ये मीटिंग हुई होगी। अच्छा, मैसेजेस तो होंगे, लेकिन एक जो स्पेकुलेशन को जरा थोड़ा सा हम अगर डीप जाके देखें तो ये कहानी चल रही है कि शायद कोई ऐसा सेटअप बनाने के बारे में भी कहीं ना कहीं कोई सोच मौजूद है कि अगर वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, कुछ अरकान टूट जाते हैं, तो फिर कोई ऐसा कोई सेटअप होना चाहिए टेक्नोक्रेट्स पर, कोई अगले साल डेढ़ के लिए जो एहतसाब भी कर सके, इकोनॉमी को भी सही रास्ते पे डाल सके, और फिर उसके बाद इलेक्शन हो। आप इस आइडिया से, मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि डू यू एग्री विद दिस, या आप समझते हैं कि नहीं, सिस्टम को इसी तरह चलना चाहिए? मैं अगर मेरी एज ए पाकिस्तानी ओपिनियन लेना, तो मैं फ्रैंकली टेलिंग यू, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, विच आई स्टिल आई से ये प्रेशर टैक्टिक्स है। अपने केसेस उनके अभी उनको इंडिक्ट होने वाले हैं, उसमें रमजान शुगर में जो कि क्लोज शट केस है, और ये सब के जो मिले इंटरेस्ट हैं वो अगर बाहर ताक रख दें, अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब होता है, तो उसके बाद देन पाकिस्तान की व्हाट नेक्स्ट, यही लोग आ जाएंगे, सबके केस ख़त्म, पाकिस्तान को लूटना शुरू कर दिया। सो गो फॉर द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि आप टेक्नोक्रेट्स लेकर आएँ, अच्छे लोग लेकर आएँ, आपके पास सेनेट आपके पास मौजूद है, सेनेट में से हैंड पिक लोग करें और लेकर आएँ, और देन क्लियर द मेस। अब इसके लिए ज़ाहिर है कि जुडिशरी इज़ द मेन पिलर, कि वो कैसे इसको लेते हैं, क्या वो इसको अप्रूव रिकमेंड करते हैं, एग्री करते हैं, और वो इमीडिएटली इसको स्ट्राइक आउट कर देते हैं। दीज आर द ऑप्शन। स्टेट की पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का आइन भी है, पाकिस्तान है तो हमारी जुडिशरी भी है, पाकिस्तान है तो हमारी आर्मी भी है, और हमारे ये असम्बली भी है। तो वसी तर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये देखना चाहिए कि फिर इसका क्या हाल है, क्या कानून साजी ऐसी की जाए कुछ अरसे के लिए कि कम से कम पाकिस्तान में जो 2 से 3 हज़ार अरब, समी साहब 3 हज़ार अरब मीन्स $20 बिलियन FBR में इनकम टैक्स में चोरी होता है, और वो इतना बड़ा माफिया है कि आप कुछ भी नहीं कर सके, डिस्पाइट कहेंगे हम करेंगे, पीटीए गवर्नमेंट नहीं कर सकी है। और हम $500 मिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए हम किस तरीके से IMF वर्ल्ड बैंक की कंडीशन मान रहे हैं, एंड वी वर सो वरिड। तो हमें अपना इन हाउस तो ठीक करें, आप अपने मुल्क के माफिया को तो ठीक करें। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका हल जो है वो यही है कि कहीं ना कहीं बैठ के मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए कोई लोग बैठ के फैसला करें। बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ, बांग्लादेश देखें कहाँ चला गया है। आज इलेक्शन कराएंगे, वही लोग आ जाएंगे, आपने क्या गेन किया, वो उसके बाद विक्टिमाइजेशन दूसरी पार्टी की शुरू हो जाएगी। एक इसके बजाय आप फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में, ऑनेस्टली ये आई हैव नो आइडिया कि व्हाट इज ब्रूइंग अप। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में यही फायदा है कि आपके पास 22 करोड़ अवाम बैठे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन हैंड पिक टेक्नोक्रेट्स, बेस्ट ऑफ पीपल, मिनिस्टर्स, उसके बाद एडवाइजर्स, इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्लैकमेल फ्रॉम दीज 342 MNAs जो हमारे नेशनल असेंबली के होते हैं। उनका क्राइटेरिया सिलेक्शन का क्या है हमें पता है,
कैसे होते हैं, किसके पास पैसा होता है, क्या आप, मैं या रिमशा या कोई और ऐसे MNA या MP बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो इसलिए फिर उनका काम फिर क्या रह जाता है? सिर्फ लेजिस्लेशन, आवाम की फलाह के लिए कानून साजी। देखें MNA MP के लिए कोई आएगा खड़ा ही नहीं होगा। आप अभी लोकल बॉडीज आ रहे हैं, एवरीबडी वांट टू बिकम मेयर और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बिकॉज द फंड उधर जाते हैं। तो ये हमारे सिस्टम को कोई ना ठीक करे। पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें, इस्लामिक मुल्क हैं, न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमारी जियोस्ट्रेटिकल लोकेशन बहुत अच्छी है। व्हाट वी नीड इज ऑनेस्ट लीडरशिप। उसके बाद आप उसको इकोनॉमिक तरक्की कर लें, अपने फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करें। अपनी मर्जी मीन पाकिस्तान के मफाद के खातिर जो वो फैसले करें। IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल लें। नेल्सन मंडेला से एक दफ़ा किसी ने बड़ा पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड पॉलिटिशियन। ही सेड कि politician thinks about the next elections and the leader thinks about the next generation. So this is the difference. That is what we all, हमने पाकिस्तान में रहना है, हमारे बच्चों ने रहना है। क्या हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो पाकिस्तान हमारे लिए छोड़ के गए थे, क्या वो आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए पाकिस्तान छोड़े हैं? दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर होल ऑफ सिटीजन पाकिस्तान। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक सवाल और भी है, अगर इसमें साहब मुझे इजाज़त दें। अगर 1.5 या 2 साल के लिए समझते हैं कि एक नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन 1.5 और 2 साल के बाद आपको लगता है कि कोई नए पॉलिटिशियंस आ जाएंगे, ऐसा क्या होगा? क्योंकि इलेक्शंस तो वही लड़ सकते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, और पैसे तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो क्या कोई बेसिक डेमोक्रेसी का कोई फॉर्मूला लगाएगा? नए पॉलिटिशियंस आएंगे कहाँ से? आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। रिमशा देखें, उसमें अगर आप इलेक्शन, अलीमना, अगर आप उस वक्त आप नए इलेक्शन कमीशन के रूल्स ले आए जी, आप क्राइटेरिया ले आए कि MNA MP कौन होगा, उनका किरदार क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी, क्या उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें, चेकिंग करें कैसे लोग हैं, फिर बनेगा पाकिस्तान। अभी तो जो दुश्मन चाहता है वो हम कर रहे हैं सब कुछ। हमारे क्यों हम हर जगह पर मार कर रहे हैं? एवरीबडी इज अगेंस्ट अस। आपके सामने कभी सियालकोट इंसिडेंट हो जाता है, कभी खाने वाला हो जाता है। यू थिंक ये कोई ये सडनली हो जाता है? इट इज सर्टन एजेंडा। हमारे रिलीजियस जो लोग हैं वो, उनको नहीं पता होता, वो दे बहुत मासूम है ज्यादातर। उसमें से कोई इंस्टिगेट करता है, प्लान करता है, उस एजेंडे को फॉलो करता है, पाकिस्तान को बदनाम कर देता है। ब्रिगेडियर साहब, आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन रूल्स तो मौजूद हैं। 62-63 मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के सारे रूल्स हैं जिसमें कहा गया कि स्पेसिफिक अमाउंट आप लगाएंगे और उतना आप करेंगे चीजें। रूल्स तो हैं, लेकिन बात यह कि हमें लोग चाहिए। जी समी साहब, ओवर टू यू। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने ये बात कही कि अगर वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर ये सिस्टम ऐसा बन सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि फिर ये इस बात का इंतज़ार क्यों? क्योंकि हमें ये नज़र आ गया है कि वज़ीर आज़म साहब हॉस्टेज हैं इस सिस्टम के, करना चाहते हैं, कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन माफिया इतना स्ट्रांग है, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया, कि उन्हें कुछ नहीं करने दे रहा। तो फिर ये इंतज़ार क्यों है? अगर ये होना चाहिए था कि जनाब ये नो कॉन्फिडेंस हो, ये तो पाकिस्तान की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग एग्री करते हैं जो आप बात कर रहे हैं, तो अमली तौर पर कैसे बढ़ा जा सकता है इस गोल की तरफ? देखिए समी साहब, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है। नंबर 2 ये है कि जब एक हुकूमत 8-10 वोटों में खड़ी हो, दे कांट डू मच अबाउट इट। फिर उसके खिलाफ पूरी ऑपोजिशन, पूरा माफिया, एवरीबॉडी इज गैंग्ड अप कि नहीं चलने देना। और इतना वो इनग्रेस हो चुका है कि हर एक इंटरेस्ट ये है कि ये हुकूमत जाए और हम अपने मकसद से कामयाब हो जाए। नंबर 2 बात यह है कि इसके लिए एक तो ऑप्शन ये है कि अभी 1 साल रह गया, बजट आ रहा है, वाई टू क्रिएट अ फस। आप 5 साल पूरे होने दें, उसके बाद इसके अंदर देखें कि कौन सी जो पार्टियां अपने मैनिफेस्टो लेकर आती हैं, कौन सा वो सोल्यूशन लेकर। सवाल देखें, आपने जो बात कही है वो बड़ी वैलिड बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की इजाजत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऑप्शन है कि आप रेफरेंडम करवा सकते हैं, किसी भी सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, अवाम की राय आप पूछ सकते हैं। और एक हमें नजर आ रहा है कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह से कि जो कुछ करप्ट लोग थे वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए दोबारा सिस्टम में आना चाहते हैं। तो इस मामले में आप ये नहीं समझते कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ही बातचीत हो सकती है और उनको भी एतमाद में लिया जा सकता है, वो भी अगर इस ज़हन पर आ जाएं, वो भी इस नुक्ते पर पहुंच जाएं, तो फिर कोई ऐसा सिस्टम जिसमें एक बड़ी पार्टी है, अक्सरियती पार्टी है, इस वक्त उसकी हुकूमत है, वो खुद ही
उस तरफ लीड कर जाए तो वो ज्यादा मुनासिब ना होगा। 5 साल बाद फिर इलेक्शन, फिर आइन में नहीं है, फिर वही जमातें, तो वो तो दोबारा हम उसी क्वागमायर में चले जाएंगे। उसमें देखें दो, एक तो नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेकंड है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रेफरेंडम करा लें कि जी ये मुल्क के लिए है, ये हम हाईजैक हो जाते हैं, ये MNA की क्वालिफिकेशन है, ये इसलिए हमें बार बार कभी कोई एडवाइज़र, कोई स्पेशल असिस्टेंट बाहर से लेना पड़ता है, अब हमें क्योंकि मजबूरी है हम हाईजैक हो जाते हैं, एक ये बात है। तो दोनों ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए आपकी जुडिशरी इज़ अ मेन पिलर। किसने बात करनी है? हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट है, अपोजिशन है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, कहीं ना कहीं बैठ के इसको डिस्कस करें और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए आगे के जो टाइम आ रहा है उसको देखते हुए कि उसके लिए क्या नई जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रही हैं, उसके प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस क्या हो रहे हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करनी है, कौन से राह में रुकावटें हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए एक कॉन्फ्रेंस करें, उसमें डिसाइड करें और देन टेक जुडिशरी इनटू कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जुडिशरी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। मैंने देख लिया, और जुडिशरी ज़्यादा हमें पता है किसको सपोर्ट करती है। पंजाब में देख लें कैसे कैसे सपोर्ट की जाती है। वाई नैब इज़ टोटल इनफेक्टिव, हर बात के ऊपर स्टे। नंबर 2, जब अकाउंट केस कोर्ट में केस लगता है 2 महीने के बाद वहाँ का वो जो जज होता है वो चेंज हो जाता है, 6 महीने बाद दूसरा आता है, इस दौरान में एक और निकल जाता है। दीज आर द सिस्टम। आप यही नेशनल एक्शन प्लान में क्या था? जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म, सबसे 2 इम्पोर्टेंट। अगर आज खानेवाल के ये सियालकोट के लोगों को ये 3 महीने के अंदर सजा हो गई होती, और होता ही है जान के पकड़ते हैं 100 लोगों को, जितने ज़्यादा लोग पकड़ेंगे उतना केस वीक हो जाएगा, और फिर उनमें से उन पर बार्गेनिंग होती है, इसको छोड़ो, इससे ये लो, इससे ये लो, ये लो। आप 10-15 लोग रिंग लीडर आपके कैमरे में आए हुए हैं, उनको पकड़ें, इमीडिएटली स्पेशल कोर्ट बनाएं। ब्रिगेडियर साहब, एक मेरा, मुझे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो वाकयात हैं ये खानेवाल और सियालकोट, जिन लोगों ने भी कानून अपने हाथ में लिया उनके साथ बिल्कुल कानून के मुताबिक निपटना चाहिए, लेकिन ये आम आदमी है इसलिए इनको 3 महीने में सजा हो जाए। और वो जो करप्शन के बादशाह हैं जिन्होंने 22 करोड़ लोगों को लूटा है, कोई लंदन में फिर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, हॉस्पिटल में कोई नहीं है, जेल में कोई नहीं जाता, सारे के सारे हॉस्पिटल में हैं, तो वो वहां पर और लोगों के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देखें, और इतनी बड़ी बड़ी जायदादें उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो ये आम आदमी को पकड़ के उसको, अब ये जो सोच है, इस सोच से ज्यादा खतरा है जो खानेवाल की सोच है, या ये जो लोग मुल्क को लूट के खा गए जिन्होंने बाहर सारी जायदादें बना ली। ठीक हो गया समीर साहब, प्रोग्राम में मुझे ब्रेक लेनी है, सिस्टम को कंट्रोल करने। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब से सवाल के, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर साहब, समी साहब ने आपसे ये सवाल किया है कि एक मुल्क है और 2 कवानीन क्यों? नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ और आवाम के लिए कुछ और। यही सबसे बड़ी हमारी जुडिशरी का सिस्टम का पिटफॉल है। यही जब तक एक स्पीडी और जस्टिस वाला इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क में प्रॉब्लम चलती रहेंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरीके से पनामा केस के अंदर, नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 महीने का टाइम लगा दिया था और एक मॉनिटरिंग जज डिटेल कर दिया था। अगर मुल्क के वसी तर इंटरेस्ट मफाद के अंदर अगर इसी तरह के ये केसेस के लिए आप नैब के साथ ये कोऑर्डिनेशन करके लगा देते कि ये 15 मेगा करप्शन केसेस हैं, बट इट अफेक्ट्स द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान, जो हमें पैसों के लिए हम बेगिंग करते रहे और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जैसे महंगाई भी हो गई, हमारी गवर्नमेंट की भी बदनामी हो गई। अगर उस तरीके से कह देते जी कि ये 15 केसेस हैं, ये 4 केसेस के ऊपर 100 सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटर करेंगे और हाई कोर्ट के जज मॉनिटर करेंगे, तो ये आज केसेस फाइनल हो गए होते हैं। और उसके अंदर कोई डिले होगी तो दे विल हैव जो उसकी प्लॉजिबल रीजंस। प्रॉब्लम यही, इसी वजह से तो वो कामयाब है कि हर 2 महीने बाद जज चेंज होता है, 6 महीने बाद नया आता है, तो वो केसेस लटकते जा रहे हैं। बेदेर होपिंग है गवर्नमेंट चली जाएगी, केस पे बचत हो जाएगी। सो ये चीज़ है जो हमारी जुडिशरी को चाहिए।
बगैर साहब, आप दुरुस्त फरमाया आपने, हमारी जुडिशरी पर आपने बात की है, लेकिन देखें ये जो ताकतवर लोग हैं सबके साथ यही मामला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की खासी सरजनिश की जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने। परवेज मुशर्रफ साहब का मामला था, वो कह रहे हैं नैब वाले आके जी वहाँ पर तो MLAs का जवाब ही नहीं आ रहा, 3 साल पुरानी कोई इंक्वायरी है, उसकी कोई वो नहीं हो सकती, उसके बारे में कोई पेशरफ नहीं हो सकती। तो ताकतवर चाहे वो पॉलिटिशियंस में से है, जजेस में से है, आर्मी जनरल्स में से है, ब्यूरोक्रेट्स में है, उसको तो कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता। और मैं फिर उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि जी खानेवाल के बंदों को फांसी लगा दें, सियालकोट के बंदों को फांसी लगा दें, बिल्कुल ठीक है, उनको कानून के मुताबिक हैंडल करें, लेकिन ये जिन्होंने इतना माल लूटा है, जो इतने बड़े हैं, वो अगर फिरते रहेंगे तो आप गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के मारते रहें, उससे क्या पाकिस्तान के मामला ठीक होंगे? तो आप देखें ना, जब हमने बात की कि अभी हुकूमत ने चेंज भी किया क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ को, काफ़ी चेंजेस भी किए हैं। जो जुडिशल रिफॉर्म, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब को भी जो मर्जी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी जितनी मर्जी बात कर लेते हैं, बुरा भला कह देते हैं। फौज ने, सिविल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई चेंज किया, आपने उसको स्टे कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको विथड्रॉ करा दिया, डन। आपने अपनी रिफॉर्म्स क्या किए? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल हमें करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी नेशन कि आपने जो पिछले 72-74 साल का जो लॉ, उसमें आपने क्या चेंजेस किए, आपने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये आप कानून असम्बली में ले जाएं, इसको चेंज कर दें, बिकॉज वी वांट कि एक टाइम फ्रेम रखा जाए। जो हम बच्चे थे और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जिला कचहरियों में लोग जाते थे, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के वक्त में जाके फैसले होते हैं। वो बेचारा कसूर से आता है, सारा दिन धक्के खाता हुआ आता है, शाम को डेट डल जाती है, वापस चला जाता है। हाई कोर्ट के अंदर कोई बात होती है, फट पंजाब गवर्नमेंट को पकड़ लेंगे, KP के गवर्नमेंट को पकड़ लेंगे, हाई कोर्ट से डिसीजन आ जाएंगे। आपने अपने सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया? आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात है हाई कोर्ट के जजेस की, समी साहब, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी के लॉयर्स को हाई कोर्ट के जज बना दें और फिर उनका फायदा उठाते हैं, जो भी हो रहा है। वाई डोंट यू इवॉल्व अ सिस्टम के आपने कैसे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनको आपने कैसे इंडक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया है? बगैर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मेरा सवाल वही है, मैं फिर आता हूँ पहले सवाल की तरफ, कि फिर ये सारी चीजें तब्दील तो नहीं हो रही। इमरान खान साहब के जमाने में भी तब्दील नहीं हो रही, क्योंकि उसमें आपने बताया स्टे आ जाता है। तो वो जो फिर एक रेफरेंडम की ऑप्शन है, उसमें इस बात का इंतजार मैं फिर कहता हूँ क्यों किया जा रहा है कि नो कॉन्फ्रेंस आए तो होगा। इस मामले में जो बड़े लोग हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, वजीर आजम साहब हैं, सदर साहब हैं, ये आपस में बात करके तो क्यों नहीं इस सारे सिस्टम को इन आलाइशों से पाक करते और एक इख्तियार देते, अवाम का ताकत का इख्तियार एक बंदे के हाथ में, जो अपनी टीम बनाए और ये सारों को सीधा कर दे जो पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं और पूरे निज़ाम को उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है। देखिए, वी रिमेन इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया। हम चेंजेस को डरते हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है। वन शुड बी बोल्ड एनफ नेशनल इशूज के ऊपर। जब पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात आती है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन की बात आती है, देन यू नीड टू टेक बोल्ड स्टेप्स। उसके लिए ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कमज़ोर हुकूमत, प्रॉब्लम ये है कि वो फिर इसके बाद क्या फॉल आउट्स होंगे, उसके लिए यू हैव टू टेक 3-4 महीने आप एक ग्राउंड तैयार करें जिसमें पॉलिटिशियन भी हों, उसके बाद आपकी अपनी नेशनल सोसाइटी जो उसको भी पकड़ें, रेफरेंडम आप करवाएंगे। तो आपके साथ नहीं आएंगे। ये जो पॉलिटिशियन इस वक्त लीड कर रहे हैं, जो अपनी अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, ये तो नहीं आएंगे। मैं आपसे एग्री करता हूं कि बोल्ड स्टेप चाहिए, लेकिन जिन लोगों को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का। और ये पाकिस्तान है तो आइन है, पाकिस्तान है तो कानून है। ये दिमक की तरह चाट रहे हैं, दुश्मनों के ये आलाकार हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो कब लेंगे वो बोल्ड स्टेप? ये तो बहुत ही एक इमरजेंसी की सी सूरत हाल है ब्रिगेड साहब। इसके लिए मेन पिलर जो है ना, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सुपीरियर जुडिशरी। अगर आज आप ये स्टेप लें, रात को कोर्ट लगेगा, सब रीडू हो जाएगा। सो प्रॉब्लम यहाँ पर है। यहाँ पर आप पहले देखें कि आपने क्या मुल्क के लिए बेहतर है। आपने देखे ना सऊदी अरब में क्या हुआ था, किंग से ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने, सलमान ने कैसे पैसा निकाल लिया था। लेकिन वहाँ पर किंगडम है, यहाँ पर आपकी वो आइन और कानून की बात आ जाती है।
सो ये आपको नेशनल लेवल पर कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ही हर्डल भी आएंगी, लेकिन अगर जुडिशरी, देन आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और आपकी सिटिंग गवर्नमेंट अगर ये फैसला करें तो आई एम श्योर कि कुछ हो सकता है। और यही जो मुखालफत कर रहे हैं सब खामोश हो जाएंगे, दे नो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन कानून की बालादस्ती, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल, और उसके बाद खास फिर ये जो भी केसेस हुए देखें, अगर सियालकोट का इंसिडेंट का केस हो गया होता ना, ये बड़ा मुल्क को डैमेज होता है, ये हार्ड इमेज जाता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान इज एक्सट्रीमिस्ट स्टेट ये जाता है। उसके बाद सॉफ्ट इमेज जो हम क्रिएट करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें हमारे मुल्क को दिमाग की तरह चाट रही हैं। इसलिए इसमें मोहब्बत वतन लोग, सोसाइटी को आगे आना चाहिए, लोगों की सोशल मीडिया पे वॉइस आनी चाहिए, अवाम चुप करके बैठे हुए उनको निकलना चाहिए। देन थिंग्स कैन बी, यू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कुछ भी नहीं ना, देखें लड़ाई भी फौज नहीं लड़ती है, लड़ाई अवाम के साथ लड़ती है, पूरी कौम लड़ती है। लाइफ पर अवाम को ये अवेयरनेस मीडिया के थ्रू आनी चाहिए, सोशल मीडिया की आनी चाहिए कि पाकिस्तान को क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तान को क्या सिस्टम चाहिए, पाकिस्तान में कैसे पैसा रिकवर करना है, ये लूट मार कैसे ख़त्म होनी है। ये करने के लिए यू प्रिपेयर अ ग्राउंड एंड देन यू गो टेक डिसीजन। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अलीना, सदीक साजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, सदीक साजा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। समी साहब, सदीक साजा साहब, आपने ब्रिगेड साहब की भी बात सुनी, सारी सूरत हाल, और लगता है बिल्कुल ऐसा कि निज़ाम हॉस्टेज बन गया है पैसे का, और ये जो बातें हो रही हैं सारी, इससे चंद इंडिविजुअल को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए अगर कोई करने की बात है तो उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। आपके पास क्या है ताज़ा तरीन? ये तो सारे के सारे अपने मफादात के ताबे हैं पॉलिटिशियन, अवाम की तो कोई भी नहीं सोच रहा। जी समी साहब, हम लेंगे सदीक साहब से ताज़ा तरीन सूरत हाल, क्योंकि बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, सिलाही साहब ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, जैसे कि बात हो रही है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है तो फिर जो मुलाकातें हो रही हैं सारी, तो फिर ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है, ये तो किसी हिस्से का, किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे फिर ये। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हमने तो पहले कह दिया था कि यानी कहते चले आ रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहबान जो हैं, चौधरी बरादरान, वो बिल्कुल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद करने वाले नहीं हैं। और अब आज जो बात हुई है, जो मोनस इलाही ने जो बात कही है, यानी उन्होंने, अगर आप उनका शॉर्ट सुनवा दें ना तो बड़ी आसानी हो जाएगी। जी सर, चलाइएगा मोनस साहब का। जी समी साहब, अब देखें ना, उन्होंने कमर्शियल लगी है या उन्होंने बिल्कुल गुब्बारे से हवा निकाल दी है। और कहाँ, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि वो चौधरी बिरादरान कभी भी उनकी तरफ नहीं जाएंगे। और आज जो उन्होंने बात कही है, कालाबाग डैम की बात कही है, ये ऐसी ज़बरदस्त बात कही है मोनस इलाही ने कि पाकिस्तान की ये ज़रूरत है, ये जो महंगी बिजली, और इसको पोलिटिसाइज किया हमेशा। पहले वो ANP वालों ने किया, फिर पीपल्स पार्टी भी उनके साथ मिल गई, क्योंकि जरदारी साहब, जाहिर है भुट्टो की सोच तो नहीं है ये, जरदारी साहब की एक अपनी सोच है, वहाँ पे वडेरों को साथ रखना, मिलाना साथ। तो ये अगर कालाबाग डैम वाली बात अगली काबीना के इजलास में आ जाती है तो इसकी पॉलिटिकल फॉल आउट भी बड़ी वो होगी। नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी कि वो पंजाब में, वो अगर कालाबाग डैम को वो सपोर्ट करते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान भाग जाएंगे, पीपल्स पार्टी को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भाग जाएगी। ये और अगर पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती है आगे, एक बड़ी मुनाफिकाना वो मुखालफत करते हैं, हमेशा कहते हैं जी कंसेंसस होना चाहिए और कंसेंसस के बाद सब कुछ होगा, ताकि ये मामला लटका रहे। तो वो भी फिर पंजाब में जो रिवाइवल की वो बात सोच रहे हैं वो भी नहीं होगा। KPK में मौलाना फजलुर रहमान के लिए प्रॉब्लम होगी कि वो किस तरफ जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो आज का जो दिन है, इमरान खान साहब ने नॉकआउट कर दिया, और ये शहबाज शरीफ साहब दी आनियाँ जानियाँ, नवाज शरीफ साहब का बयान कि जी ठीक है नो कॉन्फिडेंस कर लें, और मरियम का बयान कि हाँ जी नो कॉन्फिडेंस,
तो अब देखें वो सारी की सारी उनके गुब्बारे से मैं तो ये समझता हूँ हवा निकल गई है। बाकी सदीक साजिद साहब क्योंकि मिलते जुलते रहते हैं, इनको जरा ज्यादा अंदाजा होगा, इनसे सुन लेते हैं। जी सदीक साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त कोई स्ट्रेटजी नहीं है अपोजिशन के पास कि ये अदम एतमाद अगर आप भी जाती है तो उसके बाद क्या करना है। दूसरी बात क्लियर नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक तजवीज़ दी थी कि 18 फरवरी को इजलास कौमी असम्बली का हो रहा है तो आप जमा करवा दें, तहरीक अदम एतमाद कम अज़ कम जमा करवा दें ताकि इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर आओ, वो बंदे पूरे करने के चक्कर में हम भी लग जाएंगे, वो भी लग जाएंगे। लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं किया, ना नवाज शरीफ ने किया, ना मौलाना फजलुर रहमान ने किया। और एक मरतबा हमने ये तहरीक जमा करवा दी तो उसके बाद हमें उस तहरीक में एजेंडा देना पड़ेगा कि ये इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद किस इशू पे आप कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर ये जमा हो गई तो उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली को फिर जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर जो है बहस भी करानी है, फिर वोटिंग भी करानी है। तो नंबर्स तो हमारे पास पूरे नहीं, 9 है जो इस वक्त लेटेस्ट पार्टी पोजीशन है। 173 हैं अपोजिशन और इत्तेहादियों के, और 1 जो है 79 वो हैं इनके जो हुकूमत इत्तेहाद के, सॉरी अपोजिशन के 160 हुकूमत के हैं जो 179। तो ये जो तादाद बनती है तो इनके पास जब तक ये 9 लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक जो है, और ये 9 लोगों की तलाश में है। इसी वजह से काफ लीग के पास, कभी MQM के पास, लेकिन आज वो काफ लीग का एक बयान जो है वो आपने सुन लिया। और दूसरी बात के पास कोई अभी प्लानिंग है ही नहीं। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो आज खुद बात कह दी, उन्होंने कोशिश की थी वहां पे लाहौर में मिलने से जहांगीर तरीन के, लेकिन वो मिले रही, अफवाहें फैलाई गई कि उनकी मुलाकात हुई है। मैंने फिर अपने सोर्सेस से चेक किया, तरीन के सोर्सेस से भी चेक किया, फजलुर रहमान के करीबी सोर्सेस से भी चेक किया। हाँ ये बात हुई कि लाहौर में मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश जरूर थी वो जहांगीर तरीन के पास जाए, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने कोई मसरूफियत का कोई बहाना जो है बनाया है। और ये भी फिर कई बात सामने आ गई कि जहांगीर तरीन फिलहाल तो जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है। और फिर जो समीर साहब ने बात की है, ये बड़ी जबरदस्त बात, जो इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है, सदर से हुई है, आर्मी चीफ की मुलाकात, वज़ीर आज़म से मुलाकात उनकी हुई है। तो ये जो चीजें कही जा रही थी कि इनके ऊपर एक अशीरबाद है, कोई हाथ आ गया है या कोई इनके पीछे कोई कुछ बनाई हो गया, वो किसी किस्म की अपोजिशन को कोई सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट होती ये 1 मिनट लगाते। और फिर दूसरी बात ये है समी साहब कि इनके पास एजेंडा नहीं है, अभी तक ये फाइनल नहीं कर सके। इन्होंने PTM के सरबराही इजलास लाहौर में हुआ, इसमें इन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जिसमें हम एजेंडा लिखेंगे वज़ीर आज़म के खिलाफ किन किन नुकात के ऊपर एतमाद है। वो कमेटी आज तक नहीं बन सकी, आज तक वो कमेटी उसके ये तो इनका जो है वो आपस का जो इत्तेफाक और इत्तेहाद है, यानी कि ये वो जो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात होती है ना, ये सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, अपने आप को मुतमिन करना। और ये अपने आप में भी मुतमिन नहीं है क्योंकि वो किसी की लाइन कुछ और है, किसी की कुछ और है। और उसमें ये सारी की सारी जो चीज़ है इस वक्त, अभी जो रूस के दौरे की आपने बात की, वज़ीर आज़म जा रहे हैं, वहाँ पे जो है वो अहम जो डेवलपमेंट्स जो है वो होनी है। और ईरानी वज़ीर दाखिला आज पाकिस्तान हुए थे, वो अस्करी और सियासी क़यादत के साथ मिले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, और ऐसे में कोई भी चीज़, कोई भी इदारा नहीं चाहेगा कि मुल्क अदम इस्तेहकाम की तरफ जाए। और ये एक वाज़ेह मैसेज है इन फोर्सेस के ऊपर। और चौधरी बरादरान आपको पता है वो एक चीज़ खुल के कहते हैं कि हम रियासत के साथ है, MQM पाकिस्तान है, वो भी आपको पता है। तो जब तक ये 9 लोग नहीं टूटेंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है कि PTI के अंदर से कोई ग्रुप उठकर किसी सूरत नहीं करेगा। अच्छा सदीक साजिद, अभी हम ब्रिगेडियर हारिस साहब से बात कर रहे थे और एक सोच है ये कि एक जो मौजूदा सिस्टम है उसमें पैसा और करप्शन की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। तो अगर एक केयर टेकर सिस्टम, टेक्नोक्रेट्स या कोई सदारती निज़ाम, तो लेकिन जाहिर है ये ताकतवर लोग ही कर सकते हैं जिनके पास इख्तियार है। आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी इस बात पर कन्विंस हो सकते हैं? और ये जो मुलाकातों का सिलसिला है इसमें कोई कभी किसी स्टेज पर ये बात भी डिस्कस हो सकती है? जी ये बिल्कुल, ये जो बात है ख़ास तौर पर ये सदारती निज़ाम के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान से समी साहब जितनी मरतबा इस बारे में सवाल किया गया उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि उनकी काबीना में उनके अपने जो करीबी साथी आप शाह फरमान देख रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इसकी हमायत की। इसके बाद सेनेटर फैसल जवेद ने की और दोस्तों ने की। वो इसके ऊपर बातचीत जो है वो बिल्कुल हो सकती है। ये तो आप भी शुरू से समी साहब आप खुद ये बात करते रहे हैं कि एक ऐसा निज़ाम हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए,
जिसमें डिलीवरी हमें नजर आई। इस वक्त तो हमें डिलीवरी बिल्कुल नजर नहीं आई। जब प्राइम मिनिस्टर आपका खुद कह जाए कि भाई यहाँ पे माफियाज जो है वो ताकतवर हैं, यहाँ पे कानून अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, और इसके साथ साथ जो कानून की हुक्मरानी का सबसे बड़ा मसला, अब ये करप्शन के हवाले से जो आपने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आई, वो ज़्यादा तासुर पर मबनी थी, आपने उसकी वजाहत कर दी, लेकिन वो एक तासुर तो है। तो फिर वो 3-3.5 साल में जो नैब को दिया गया था, नैब के ऊपर भी कोई खुश नहीं है, महंगाई आपके सामने है, जो मुख्तलिफ इदारों की ब्यूरोक्रेसी की, FBR को देख लें, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये हम ऐसा होना तो चाहिए कि जिसके ऊपर जो है वो लोगों को एतबार हो कि हमारे जो है मसाइल हल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब आपका भी, समी साहब आपका भी और ब्रिगेडियर साहब आपका भी। लेकिन सबसे अहम जो बात की है, जो मुझे समझ कि PDM का इजलास होता है, कहा जाता है कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जो है वो एजेंडा तय करेगी, और एजेंडा ये भी तय नहीं होता। तो इसका मतलब है जो अपोजिशन की बातें की तरफ से बात होती है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल है, ये सब ख्वाब है और हवा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खैर जी, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।